नमस्कार दोस्तों। बिना वीगन हुए आप कैसे जैन? जी हां, हमारे इस वीडियो का टाइटल बहुत ही भारी है, पर मैं रिसर्च करने के बाद, सोचने के बाद, महाराज आचार्यों को सुनने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह टाइटल सही है। जैनिज्म के अनेकों सिद्धांत और उनका सबसे बड़ा अटल मूल सिद्धांत है अहिंसा। हिंसा का विरोध, हिंसा से बचना। वीगनवाद का सिर्फ एक सिद्धांत, अटल मूल सिद्धांत है पशु अहिंसा। पशुओं को हिंसा से बचाना, उसका विरोध करना। दोनों के सिद्धांत अहिंसा, कहां हुए ये अलग? अरे साहब, भारतवर्ष जैनों को अहिंसक मानता है। शायद पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ जैनों ने ही पढ़ाया है। और यहां जब कोई दर्शन पशु अहिंसा की बात करता है तो आप उसको वेस्टर्न फिलॉसफी बता रहे हैं। सर, वीगनवाद, अहिंसा, निर्वध्यता इसी मिट्टी की देन है। कृपया हमारी मदद करें कि वीगन्स भी आपके साथ मिल दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाएं। मेरी समझ में सच्चा जैन वो है जिसे अगर एहसास भी हुआ कि यहां पर क्रूरता है तो वो उस प्रक्रिया का उसी क्षण त्याग करता है। ठीक, शायद आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं जैन नहीं हूं, मुझे पूरी बात नहीं पता। ठीक है, चलिए आइए कुछ जैन आचार्य, महाराज, साधु साध्वियों को सुनते हैं और उसके बाद मिलते हैं दो दोस्तों से मेरे, जिनको गर्व है कि वो जैन हैं और साथ में वीगन भी। महाराज जी, दूध तो एनिमल प्रोडक्ट है ना, तो हम लोग उसे क्यों पीते हैं? क्योंकि आजकल लोग व्यावसायिक तरीके से दूध का उत्पादन करने लगे हैं। वहां वो बछड़ों का पालन पोषण नहीं करते, उन्हें मार देते। ये हिंसा है। हमें ऐसे दूध के प्रयोग से बचना चाहिए। भगवान महावीर ने भी कहा है कि विवेक का त्याग करना ही श्रेष्ठ तपस्या होती है। तो हमें दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, फिर छाछ नहीं, जितनी भी एनिमल प्रोडक्ट हैं। आजकल आप काउज के ऊपर ये सारा वेगानिज्म का देखोगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे हम खुद सोच रहे हैं कि वेगानिज्म की तरफ जाएं। हम भी दूध को मर्यादित करें या दूध को कम करें या दूध को खत्म करें, क्योंकि इतनी हिंसा हो रही है। लोग वेगन बन रहे हैं, मतलब नॉनवेज तो छोड़ ही रहे हैं, वेगन्स बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई भी मिल्क प्रोडक्ट काम में नहीं लेना। और आप हैरान हो गए, मैं जैन समाज के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करने जा रही हूँ कि जैन सूत्रों में दूध, दही, घी, तेल, मीठा, इनको विगई कहा गया है। और विगई को खाने का निषेध तो लिखा है शास्त्रों में, लेकिन जमीकंद खाने का निषेध नहीं लिखा हुआ है। खाओ नहीं खाओ अपना विवेक, जमीकंद नहीं खाओ, ऐसा कहीं निषेध सूत्र नहीं मिलता है। लेकिन विगय का सेवन ना करो, इसका निषेध सूत्र मिलता है। एक 20 साल का पशु 6 साल में मर जाता है तो उसका पाप हमें लगता है तो वो लहू के बराबर बन जाता है। और जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दूध से बनते हैं, या दूध है ना, घी है, इनसे हम अगर बचने का प्रयास करें तो उतना अच्छा है। हम धर्म के और निकट पहुंचेंगे, हम अपनी आत्मा के निकट पहुंचेंगे अगर हम इन चीज़ों से बचते हैं। जब भी दूध बाजार का पीने जाए या बाजार से कोई भी मक्खन, घी, दही लेने जाए तो सोच समझ के ही लें, क्योंकि इनमें बहुत से जीवों की आहार है, बहुत सी गायों के इसके अंदर बलिदान हो चुके हैं और बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं कि जो हमारे खाने योग्य नहीं है, उनसे बचें। एनिमल प्रोडक्ट जितने भी हैं उसमें खास तौर से दूध, दही और उसके बाद मक्खन, उसके बाद अपने घी, ये सारी चीज़ें चर्चा में आई है। हमारे यहाँ जो जैन समाज में हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें हमारे आचार्यों ने इन सारे चीज़ों के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया है। रस परित्याग, रसों का त्याग करना बहुत जरूरी है। We take the milk which has come for the baby cow and we take away, so it is called adattadan. We have taken the milk without the permission of the baby cow or the mother cow, so it is called adattadan. You have stolen, you have taken away. कि दूध शाकाहार नहीं है, इसलिए हमने भी ये दूध का त्याग किया है। हमारे गुरु जी ने भी, आचार्य श्री शंभोचार्य जी गुरुदेव ने भी ये रस का त्याग किया। जैन धर्म में रस बोलते हैं दूध को, तो उन्होंने भी ये दूध का आजीवन त्याग किया है। सो जैन होते हुए आपको वीगन बनने की क्या जरूरत पड़ी? तो मैं 30 इयर्स ऑफ माई लाइफ तक सिर्फ जैन था।
बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ जैन फैमिली, तो शुद्ध शाकाहार वो सब बेसिक था, दूध के बारे में कभी सोचा नहीं था। फिर कोविड के जस्ट बाद कुछ वीडियोस आने लगे जिससे पहली बार थोड़ी अवेयरनेस मिली कि डेयरी इंडस्ट्री में एक गाय की क्या लाइफ साइकिल होती है, फ्रॉम द डे उसका जन्म होता है टू द डे उसकी डेथ होती है। एक बार वो अवेयरनेस मिल गई तो फिर जो जैन अहिंसा के वैल्यूज़ थे वो देख के मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट अचानक से मैंने चेंज नहीं किया। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, इन्वायरमेंट के बारे में पता चला, थोड़ा हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता चला, तो ये सब का कॉम्बिनेशन से 2-3 महीने मुझे लगे और मैं टोटली वीगन बन गया। तो अभी मैं 2 साल से वीगन हूँ। सो टोटली वीगन बन गया का क्या मतलब है? यानी जैन से टोटली वीगन बने ने क्या क्या करना पड़ा आपको या क्या नहीं करना पड़ा आपको? तो डिफरेंस ये आया कि सिल्क यूज़ नहीं कर सकते, खैर वो जैन में भी यूज़ नहीं कर सकते, बट मेरा इतना ध्यान नहीं था क्योंकि मैंने जैनिज़्म को अच्छे से नहीं समझा था। मेरे हिसाब से वो आलू प्याज इतना, क्योंकि मेरे को इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था। बट जब मुझे वीगनिज़म समझा तो साथ में मैंने जैनिज़्म को भी समझने की कोशिश की और मुझे समझ में आया कि ये दोनों सेम ही चीज़ कह रहे हैं क्योंकि अंडरलाइंग प्रिंसिपल अहिंसा है। तो चेंजेस मेरी लाइफ में सिल्क चला गया, लेदर में कभी यूज़ नहीं करता था, उसके साथ मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो कि मैं कहूँगा डेयरी इंडस्ट्री के डेरिवेटिव्स हैं। आप उसमें पनीर, चीज़, बटर, छाछ, मिल्क और एट्सेट्रा वो ले लीजिए, वो अचानक से मैंने छोड़ दिए। कुछ इश्यूज़ हुए बट थोड़ी अवेयरनेस के साथ उनको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे प्रोटीन बढ़ाना है, वो करके काम हो गया। इश्यूज़ हुए यानी क्या, हेल्थ इश्यूज़ हुए? नहीं, इट्स मोर कि खुद को कन्विंस करना पड़ा पहले, क्योंकि वो एक जर्नी होती है सबके लिए। अचानक से आपको कोई कहे कि 30 साल तक आपने कुछ किया और अचानक से छोड़ दो, तो खुद को कन्विंस करना पड़ता है कि जब भी आपको पिज़्ज़ा की याद आए, आपको ये भी याद आनी चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है, उसके सप्लाई चेन में क्या क्या हो रहा है। तो आपको धीरे धीरे हेल्प करता है कि हाँ भाई, 1 स्टेप एट अ टाइम, सबकी जर्नी अलग है। तो मेरी थोड़ी फास्ट थी और मेंटल कंट्रोल करके तो काम हो गया, हेल्थ इश्यूज़ नहीं आए फॉर्चुनेटली। डन। सो आपके पास फिर आते हैं। सो नितिन, आप वीगन क्यों बने? मेरी वीगन बनना मेरी अहिंसा की जर्नी में एक और पड़ाव था। बचपन से ही हम लोग का मतलब मेरी बहन, मेरे कजिन, हम लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ते गए हैं जैसे जैसे हमें उनकी क्रूरता की जानकारी मिली है। तो बचपन में हम लोगों ने यहाँ तक कि साबुन जो चर्बी से आती थी वो भी हमने छोड़ दी थी। धीरे धीरे आगे जर्नी में बढ़े तो पशु सवारी का त्याग कर दिया, क्योंकि समझ में आया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और हम बेमतलब पशुओं को गुलाम बना के रख रहे हैं। और गुलामी को जैनिज्म में हिंसा ही माना गया। यदि हम अहिंसा की जब बात करते हैं, अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता किसी को पीड़ा ना देना। अहिंसा का मतलब है सभी जीवित प्राणियों का सम्मान, वो अहिंसा है। तो यदि हम गुलाम रहना पसंद नहीं करते हैं तो हम किसी और को गुलाम कैसे बना सकते हैं जब हमारे पास दूसरे विकल्प है ऐसा ना करने के। और जिस दिन मुझे आइडिया लगा कि इस तरह डेयरी उद्योग नर बछड़ों को मौत के घाट उतार रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें पैदा करवा रहे हैं अपनी डेयरी डिमांड के लिए। जब मुझे पता चला कि किस तरह उस गाय का कृत्रिम गर्भधान, जो एक तरीके का यौन शोषण है, उसको हर साल कृत्रिम गर्भधान कराया जा रहा है जिससे कि वो बच्चे पैदा करते रह सके और हम वो दूध छीनते रह सके। जब मुझे आइडिया लगा कि जब उससे हम उतना दूध नहीं ले सकते हैं, इकोनॉमिकली उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, तो हम या तो उसे सड़कों पे फेंक देते हैं या फिर उसे हम बूचड़खाने बेच देते हैं राज्यों के नियमों के हिसाब से। हम भैंस की बात तो कर ही नहीं रहे। तो जब इन चीज़ों की जानकारी लगी तो मुझे ये तो क्लियर था कि मुझे दूध की डिमांड में शामिल नहीं होना, क्योंकि मेरी दूध की डिमांड किसी और की जान ले रही है। लेकिन जैसे आगे बढ़ता गया तो ये बात क्लियर हो गई कि दूध मेरा आहार नहीं है, एक शिशु का आहार है जो उसकी माता उसके लिए बना रही है, क्योंकि वो बच्चा कुछ और से अपना पोषण नहीं ले सकता, तो वो अपनी माँ के दूध से ही अपना पोषण ले सकता। तो जब मैं दूध पीने की इच्छा रखता हूँ तो एक शिशु को कहीं अपनी माँ का दूध नहीं मिलता, और इस केस में वो शिशु एक बच्चा है। सो 2 सवाल। एक तो क्या आपने ये डेयरी और ये दूध इन सब का त्याग नैतिक रूप से किया या ये आपके जैनिज्म के सिद्धांत के खिलाफ था इसलिए किया? एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये कि आपने कहा पशु सवारी नहीं करी, पर ये सारे पशु तो हमसे बहुत कम है, तब भी इनको हम इस्तेमाल नहीं करें, तो ये जैनिज्म के खिलाफ है? मैं खास जैनिज्म के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इन दोनों केस में मैं 2 बातें कहूँगा। तो अहिंसा एक नैतिक मूल ही है। अहिंसा एक हमारे जीवन से आने का एक नैतिक मूल है, क्योंकि वो एक किसी धर्म से आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई रूल हो गया, वो भी एक नैतिक नियम है।
जो शाश्वत नियम होते हैं ना, अहिंसा भी एक शाश्वत नियम है। तो जब मुझे इस दृष्टिकोण से पता चला कि पशुओं पर क्रूरता हो रही है, जो हिंसा है, तो जैनिज्म के दृष्टिकोण से भी वो गलत था, नैतिक मूल्य से भी गलत था, और भी किसी दृष्टिकोण से देखें सभी दृष्टिकोण से वो गलत ही था। अब दूसरी बात आपने कहा कि भाई पशु जो हमसे कम है उनकी सवारी क्यों नहीं कर सकते। यदि जैनिज्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो किसी को गुलाम बनाना, उसको मारना, पीटना, भूखा रखना, यातनाएं देना, बंधन में रखना, ये सब अहिंसा अणुव्रत का अतिचार है। तो इसको हिंसा की कैटेगरी में ही रखा गया। ये भी उस समय जब पशुओं का उपयोग था और हमारे पास दूसरे विकल्प नहीं थे। आज के समय में जब हमारे पास सभी तरह के विकल्प हैं तो हम ये क्यों कर रहे हैं? सो आपने बताया कि बहुत सालों से आप लोगों ने ये साबुन भी बदली कर दिया क्योंकि उसमें पशु चर्बी होता है इत्यादि, पर मैं समझा नहीं कितने साल से वीगन हो आप? तो यदि मेरी अहिंसा की जर्नी देखी तो ये तो बचपन से चल रही है, लेकिन मुझे डेयरी प्रोडक्ट छोड़े हुए कितना समय हो गया, तो मैं कह सकता हूँ 8 साढ़े 8 साल। और उन 8 साढ़े 8 सालों में बहुत सारे लोगों के सवाल, रिश्तेदारों के, बूढ़े बुजुर्गों के, जिनको मेरे बारे में अच्छा ही सोचना था, नहीं क्योंकि उन्हें वही सिखाया गया है। तो सवाल जैसे कि घी नहीं खाओगे तो घुटने ऐसे हो जाएंगे, बाद में दिक्कत जाएगी घुटने में, दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई घी में कोई एक मैजिकल चीज़ नहीं है जो हमारे घुटने अच्छे लग रहा है। घुटने ठीक है कि नहीं आपके? बिल्कुल मस्त। मैं तो फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन सभी गेम्स खेलता हूँ। तो घी में जो ओमेगा 3 पाया जा रहा है EPA DHA फॉर्म में, वो हमारे समाव घुटने को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी ALA जो ओमेगा 3 ALA फॉर्म में जैसे LC में हुआ, अखरोट में हुआ, वहां से लेके भी वही काम कर सकता है। तो घी कोई मैजिक नहीं है बॉडी के लिए, तो ये सब न्यूट्रिशन है। बॉडी घी को घी की तरह नहीं देखती है, वो न्यूट्रिशन देखती है कि इसमें ये आइटम है, और वो आइटम कहीं और से भी आ सकते हैं। हमें ये बात समझना पड़ेगा कि प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल्स प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। सब कुछ प्लांट से ही फिर एनिमल्स में आ रहा है, फिर एनिमल्स के थ्रू हम ले रहे हैं। तो अब जब हम दूध की कैल्शियम की बात करते हैं तो भैया कैल्शियम एक मिनरल है जो जमीन में पाया जाता है, और वो घास खा के गाय अपने शरीर में लेती जो उसके दूध के थ्रू लोग ले रहे हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्ट पत्तियां खा के वो कैल्शियम ले लें, उसे पत्तियों में नहीं, तिली, खसखस दाने, आपके सौंफ, जीरा आदि आदि में कैल्शियम भारी मात्रा में। सो आपका कहना है कि, मुझे एकदम क्लियर नहीं हुआ, आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हुआ 8 साल में? मुझे 8 साल में कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं हुए। ऐसे किसी को जानते हैं आप जो वीगन रहा हो और जिसको 8 से भी कहीं ज्यादा साल हुए हैं, शायद उनको इशू होता हो, ये शायद इशू 12-15 साल बाद होता हो? मैं ऐसे बहुत से वीगन्स को जानता हूँ जो 15 साल के ऊपर के भी वीगन है, बल्कि जैन वीगन को भी जानता हूँ जो 25 साल से वीगन है। जैन वीगन? हाँ, और वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, उन्हें कोई इशू नहीं हुआ। क्योंकि हम जैन धर्म के कुलाचार को देखें तो मध्य मास मदरा तो वैसे ही नहीं करना चाहिए यदि किसी को जैन कहलाना। और फिर रेशम, चमड़ा, ऊन, ये सब क्रूरता से ही आ रहा है, और इनकी भी बात की गई है जगह जगह। तो और हमारे पास इन सबके विकल्प भी हैं। ऐसा तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें चमड़ा पहनना है या रेशम पहनना है, ये तो सिर्फ हमने फैशन के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें मुझे भी कुछ ऐड करना है। जैसे उन्होंने कुलाचार कहा, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में महाविगई का, जिसमें 4 खाद्य पदार्थ आते हैं। आपका मदिरा विच इज अल्कोहल, मांस विच इज मीट, मद्य विच इज हनी, और मक्खन विच इज बटर। और ये 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कोई भी जैन को, साधु साध्वी जी या फिर श्रावक श्राविका का कंप्लीट बहिष्कार करना है। और वो इसलिए है क्योंकि किसी भी जैन धर्म के फॉलोअर को अपनी आध्यात्मिक वृद्धि करने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, उनको अपने पैशंस कंट्रोल करने होते हैं। और ये 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके कोई भी इमोशंस, कोई भी पैशंस को इन्फ्लेम करते हैं, बढ़ाते हैं। आप गुस्सा करोगे तो गुस्सा ज़्यादा करोगे, आप दुखी होगे तो दुखी ज़्यादा होगे, आपके कोई भी पैशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड हेंस ये 4 कंप्लीटली आपको कंप्लीट बहिष्कार है इनका। मक्खन से आपका मतलब जो दूध से बटर बनता है वो? आपका कहना है कि जैनिज्म में मध और मक्खन दोनों की मनाही है, कंप्लीट बहिष्कार, हर किसी को। बल्कि इसमें 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा। एक तो शहद, यहां तक कि कहा गया है कि 1 बूंद शहद लेना मतलब 7 गांवों को जला देना, इतनी हिंसा मानी गई है शहद में। और जो मक्खन की बात कही, वो एक कॉन्सेप्ट चीज पे भी अप्लाई होगा। एक तो वो महाविगई में आएगा, उस समय चीज नहीं चलता था तो इसलिए चीज नहीं लिखा गया। दूसरी चीज, क्योंकि चीज को इतने समय तक रख के बनाया जा रहा है
और उसमें पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती जा रही है, क्योंकि वो पंचेंद्रिय जीव से आया है, तो वैसे भी वो पक्ष हो गया। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स बाजार में बिकते हैं वो सब अवक्ष हैं जैनों के लिए, क्योंकि जैन शास्त्र के हिसाब से यदि जो दूध हिंसा से लिया जा रहा है, जो दूध 48 मिनट में बॉयल नहीं किया गया है, वो वैसे भी अवक्ष है। सो जहां थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं, आपका कहना है और नितिन साहब का भी कहना है कि अहिंसा जो है ये जैनिज्म का सबसे बड़ा मूल्य है, सबसे बड़ा। करेक्ट। अगर ये सच है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वीगनवाद भी जो पूरे पशु अहिंसा के खिलाफ है किसी भी तरह का, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक जैन को वीगन होना जरूरी है? आप ऐसा कह सकते हैं कि जैनिज्म के अंदर वीगनिज्म का पूरा समावेश हो जाएगा। अगर अपन वीगनिज्म को इस तरह डिफाइन करें कि जहां भी एनिमल और बिजनेस मिक्स हो रहा है मत करो, उस डेफिनेशन से वीगन पूरा का पूरा जैनिज्म में समावेश हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे साधु साध्वी जी किस लेवल तक जाते हैं अहिंसा करने के लिए। श्वेतांबर परंपरा में वो एक मुंह पत्ती बांधते हैं, उसका गोल ये होता है कि जो हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ना मरे। और ये सोच आज की नहीं है, ये 2600 साल पुरानी सोच है। उनके पास एक दिगंबर में पिच्छी कहते हैं, श्वेतांबर में रजोहरण कहते हैं, जो एक आप समझ सकते हैं एक ब्रूम की तरह होता है, एक झाड़ू की तरह होता है। उसका काम ये होता है कि चलते हुए रास्ते में या बैठने से पहले आप हमेशा साफ करके चलिए या साफ करके बैठिए, क्योंकि कोई भी छोटा जीव जंतु या तो चींटी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना बचा सकें आप बचा लें, जितनी भाव हिंसा से बचें आप बचें। डेयरी इंडस्ट्री में जो हो रहा है और उसमें वो भागीदार बन रहे हैं, वो पैसा दे के डेयरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, अगर उसके पीछे हिंसा है जो वो जानबूझ के कर रहे हैं, उन पे कैसे कर्म होंगे और उन कर्मों का उदय जब भी आएगा फ्यूचर में, इस जन्म में अगले जन्म में जब भी आएगा, तो उनका क्या होगा। ये अगर कोई भी सोचे तो वो डर जाएगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और इस वजह से शायद वो कम करे। पर ये हिंसा जो है ये तो कोई और कर रहा है। ज्यादातर जैन लोग खुद ये नहीं करते हिंसा, ये तो कोई डेयरी में करता है, जो पशुपालक है वो करते हैं। ये तो सिर्फ बाजार से खरीदना है। इसमें एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, शास्त्रों में है, न हिंसा करो, न हिंसा करवाओ, न कोई और हिंसा करे उसकी अनुमोदना करो। अगर आप इन तीनों में से कोई भी करते हो आप आपके भागीदार हो, क्योंकि आपकी निश्रा में हिंसा हुई है। छोटे भागीदार की बड़े कि बराबर के? शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इक्वल भागीदार बन सकते हो आप। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप वीगन बनते हो तो आपको ये मॉक मीट, ये ऑल्टरनेटिव्स, मॉक मीट यानी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट से ऐसा कुछ बनाते हैं जो मांस को कॉपी कर जाए, जो मिस करते हैं मीट को, उनके लिए मॉक मीट, नकली मीट जैसा बनाते हैं, लेकिन वो पूरा प्लांट से बनता है। तो क्या ये जरूरी है कि अब आप वीगन हो तो आपको वो खाना ही चाहिए, या दूध के जितने ऑल्टरनेटिव्स है वो भी सब आप नहीं लोगे तो आपकी सेहत को बहुत नुकसान होगा? आपको होता है, आप हमेशा लेते हो क्या ऐसे ऑल्टरनेटिव्स? देखो, मॉक मीट और प्लांट बेस्ड मीट ये जरूरी नहीं है। वीगन बात सिर्फ ये कह रहा है कि पशु क्रूरता से आने वाले पदार्थों से दूर रहें, और अहिंसा भी यही कहता है कि हमें ऐसे कोई भी हिंसक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए जिसका हमारे पास विकल्प है। अब ना तो मांस की जरूरत है, ना प्लांट मीट की जरूरत है, और ना दूध की जरूरत है, ना प्लांट मीट की जरूरत है। ये सब चीजें इसलिए एग्जिस्ट करती हैं कि हम अपनी स्वाद की पूर्ति कर सकें। हमसे आपका मतलब है जो लोगों को मांस की आदत लगी थी, जो मच्छी खाने के आदी हो गए थे? सही बात है। जो लोग, ये मॉक मीट उन लोगों के लिए नहीं है जो शाकाहारी हैं, ये मॉक मीट उनके लिए एग्जिस्ट करता है जो मांसाहारी थे लेकिन वो जीवों पे हिंसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। तो वो लोग वनस्पति से बना हुआ मांस जैसा दिखने वाला व्यंजन खा सकते हैं, जिससे कि उनकी स्वाद की पूर्ति हो जाए। मांस जैसा टेस्ट करने वाला कि दिखने वाला स्वाद वाला। जैन दृष्टिकोण से देखें तो प्लांट मीट खाने में भी भाव हिंसा है, क्योंकि हम यदि किसी चीज को चिकन समझ के खा रहे हैं या गोश्त समझ के खा रहे हैं तो हमने उस तरह के भाव तो कर ही लिए, तो भाव हिंसा तो है ही, सिर्फ इसमें फिजिकल हिंसा नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि आप ये मॉक मीट नहीं खाते तो आप लो लेवल के वीगन हो, हाई क्वालिटी के नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आपको पहली बार आप ट्रांजिशन करते हो तो आपको थोड़ा रिसर्च करना है कि भाई आप राजमा ज़्यादा ले लो, आप चने ज़्यादा ले लो, आप दालें बढ़ा लो, आपका प्रोटीन इंटेक आप मैनेज कर लो, बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एग्जांपल्स हैं आपके साथ। बल्कि जब मैं वीगन बना तो मैंने सिर्फ अपनी डाइट से हटाया, जोड़ा कुछ खास नहीं।
क्योंकि हम जो नॉर्मली भारत में खाते हैं, हम रोज अपने खाने में दालें खाते ही हैं, एक प्रकार का कोई भी नट्स और सीड्स ले ही लेते हैं, चाहे मूंगफली हो गया, चाहे काजू बादाम में से कुछ एक ले ही लेते हैं। और प्रोटीन तो हर जगह मौजूद है, प्रोटीन रोटी में भी है, प्रोटीन रागी में भी है, प्रोटीन चने में भी है, दाल, नट्स, सीड, सब चीज़ों में प्रोटीन है। तो प्रोटीन के लिए हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हमारी डाइट ऑलरेडी संपूर्ण है, ना हमें उसमें कोई दूध की जरूरत है। जब आप अपनी और हमारी डाइट कहते हो, आप किसकी बात कर रहे हो, वेजिटेरियन या जैन वेजिटेरियन की? वेजिटेरियन और जैन वेजिटेरियन दोनों की ही डाइट कंप्लीट है, उनको कोई अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका 8 साल का तजुर्बा बताता है? ये मेरे 8 साल का तजुर्बा बताता है और मेरी न्यूट्रिशन की जो सेल्फ स्टडी है वो बताती है। क्योंकि हम जब दूध की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी की बात कर रहे हैं। अब कैल्शियम जैसे मैंने बताया कि मिनरल है, जमीन से आता है, हर पत्तियों में होता है, तिली में होता है, खसखस में होता है, जीरा, सौंफ आदि आदि बहुत सारी चीज़ों में मौजूद होता है। प्रोटीन की भी बात जैसे मैंने बताया, दाल, अनाज, नट्स, सीड्स आदि सब जगह मिल जाता है। अब विटामिन डी की बात करते हैं तो भाई विटामिन डी तो हमारा शरीर धूप के एक्सपोजर में वैसे ही बनाता है जैसे गाय का शरीर धूप के एक्सपोजर में बनाता है। अब लेकिन जो गाय तबेले में के अंदर बंधी है वो विटामिन डी खुद नहीं बना रही है, या तो उसे सप्लीमेंट दिए जा रहा है या उसके दूध में विटामिन डी वैसे भी कम होगा। वो गाय भैंस ने तो सूरज देखा ही नहीं है शायद। उस गाय भैंस ने सूरज देखा है? मैं कईयों गाँव में गया हूँ, बैंगलोर के आसपास भी काफी घूमा हूँ, बुंदेलखंड में भी। हाँ, मैं बैंगलोर में जॉब करता हूँ, तो वहाँ भी मैं कईयों जगह देखा है किस तरह गाय मलमूत्र में, अपने ही मलमूत्र में बैठी है, छोटी छोटी रस्सियों से बंधी हुई है, उनकी नाक में से नाक रस्सी बंधी हुई है, उनके बछड़े कहीं आसपास दिख नहीं रहे हैं, शायद बेच दिए गए होंगे कत्ल खाने के लिए। तो ये हिंसा का व्यापार तो चल ही रहा है और आप पैसा दे रहे हैं, आप कह रहे हाँ भाई करो, कोई बात नहीं, मेरी दूध की लालसा, आप मांस के लिए बेचना बेचो, आप चमड़े के लिए बेचना बेचो। हम क्या अपने धर्म को भूल गए? हम भूल गए कि अहिंसा सर्वोपरि है, ना कि हमारा स्वार्थ। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, कई जैन जैसा कहेंगे और कहते भी हैं कि देखो पुराने ज़माने में क्या होता था। वो ये भूल जाते हैं कि पुराना ज़माना और आज का ज़माना बिल्कुल अलग है। अगेन, अगर आप जब से एक बछड़े का जन्म होता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, जब उसकी मृत्यु होती है, अगर आप वो पूरा देखें तो शायद आप ये कहें कि उसकी लाइफ, अगर आप जो एनिमल सीधा बूचड़ खाने में जाता है उससे भी ज़्यादा पेनफुल है। सो चूंकि आपने कर्मों की बात की, मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी बहुत बार ऐसा होता है कि अज्ञानी हूं मैं, मुझे पता ही नहीं है, न मुझे पता है कि सच में डेयरी में और तबेलों में और ये फैक्ट्री फार्मिंग में इतनी सारी हिंसा होती है, मुझे पता ही नहीं है, मैं अज्ञान हूं। तो क्या तब भी मेरे कर्म खराब है कि मैं अज्ञानता में बच जाऊंगा? नहीं, आपको कर्म चढ़ेंगे। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कई साधु जी द्वारा कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसने मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख दिया तो क्या जलेगा? जलेगा। सेम है कर्मों के साथ। अगर आपने किसी की वेदना से कुछ भोगा है तो आपको कर्म लगेगा लगेगा लगेगा। जितना जल्दी आपको ज्ञान मिल जाए, कर्मों के बारे में पता चल जाए, उतना अच्छा। जैन धर्म का ये मानना है। सो मेरा अगला सवाल आप दोनों से एकदम, और मैं चाहूंगा कि आप सच बताएं, ऑनेस्ट बताएं, प्लीज छुपाना नहीं, दर्शकों को सच बताइएगा। सो बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं कि ये वीगनवाद जो है षड्यंत्र है, इंटरनेशनल षड्यंत्र है। सो क्या आप लोग कोई इंटरनेशनल षड्यंत्र का हिस्सा हो? क्या आपको कहीं से पैसे मिल रहे हैं? आप दिख रहे हो काफी अच्छे, फंडिंग वंडिंग मिल रहा है क्या आपको कहीं से? जी आप बताइए। कोई प्रोडक्ट बेचने में जिसका मार्केट $100 बिलियन से ज़्यादा है इंडिया में, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा या पंचेंद्रिय अबोल जीवों को बचाने में आपका ज़्यादा फायदा होगा? और उस बेसिस पे आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि ये इंटरनेशनल षड्यंत्र है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, या फिर बस आपकी आत्मा कहती है कि नहीं, मैं किसी का दर्द नहीं देख सकता हूँ, मुझे अपनी हैबिट चेंज करनी है। आप सोचिए। हाँ, ये षड्यंत्र है, ये पशु को बचाने का षड्यंत्र है। ये जो पशु मांस के लिए कटने जा रहे हैं उनको बचाने का षड्यंत्र है। ये पशु जो चमड़े के लिए उधारे जा रहे हैं उनको बचाने का षड्यंत्र है। ये उन मधुमक्खियों को बचाने का षड्यंत्र है जिनका शहद चुराया जा रहा है। ये उन बच्चों को बचाने का षड्यंत्र है जिनकी माँ का दूध हम निचोड़ के पी रहे हैं। ये उन सब के लिए षड्यंत्र है जो अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, आध्यात्म रिलेटेड है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी इंसान या किसी जानवर को मदद करी और अच्छा लगा? किया है? तो उसका जैनिज्म में लॉजिक है कि सबकी आत्मा सेम है। हमारी आत्मा, जानवर की आत्मा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आत्मा, सब में सबकी आत्मा सेम होती है, कर्मा अलग अलग होते हैं। बट एक कॉमन चीज जो एक आत्मा का गुण होता है, जो सब में कॉमन होता है, वो होता है करुणा का गुण, जिसमें आप किसी की मदद करते हो तो आपको अंदर से कुछ अच्छा लगता है। तो हाँ, वो हमें अच्छा लगता है, वो हमारा स्वार्थ। आप कह सकते हो कि हमें
मदद करने में अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे हो? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग नहीं मोक्ष। सो चूंकि जैन अहिंसा में विश्वास करते हैं और कर्मों में विश्वास करते हैं, मुझे एक बहुत बड़ी दुविधा नजर आ रही है कि अगर मैं दूध डेयरी का इस्तेमाल नहीं करूं तो क्या कहीं मेरी वजह से ये गाय भैंस मवेशी जितनी भी है भारत में 30 करोड़ ये सब कट तो नहीं जाएंगे? कहीं मेरे ना करने की वजह से कहीं ये सारे विलुप्त ना हो जाए, ये मेरे से बहुत बड़ा पाप तो नहीं हो जाएगा कहीं? तो इस तरह की जो थ्योरी है व्हाट्सएप जैसे मीडियम से सर्कुलेट की जा रही है, जैसे कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो उनका दूध पी लो या उन्हें कटने भेज दो। तीसरा ऑप्शन ये भी है उनका दूध ना पिए और उनकी ओवर ब्रीडिंग ना। जब हम दूध नहीं पीने की बात कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं हम कह रहे हैं भैया मांस खाओ चमड़ा खाओ। ऑफ कोर्स हम ये कह रहे हैं कि कोई भी पशु पदार्थ का सेवन नहीं करें, क्योंकि चूंकि आप मांस अंडा चमड़ा आदि वैसे भी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए दूध पे फोकस किया जा रहा है। अब यदि हम ये बात समझते हैं कि गाय भैंसों को हर साल कृत्रिम गर्भधान कराया जाता है जिससे कि उनका बच्चा हो, ये ओवर ब्रीडिंग और एक कृत्रिम गर्भधान क्या है ये समझा नहीं मैं। तो ओवर ब्रीडिंग में हो क्या रहा है कि गाय नेचुरली खुद से 1.5-2 साल में गर्भवती होती, बच्चा होता, फिर बच्चा जब 3 साल का हो जाता वो फिर गर्भवती होता नहीं होता। लेकिन कृत्रिम गर्भधान में हर साल हम उन्हें गर्भवती करा रहे हैं, वो भी क्रॉस ब्रीडिंग, जिससे कि उनका दूध बढ़ाया जा सके। तो चलो आपकी बात मान लेते हैं कि आज डेयरी में क्रूरता है, और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे जैन महाराज आचार्य जी ये सारे साध्वी लोग ये सब मानते हैं कि हाँ डेयरी में क्रूरता है। पर अगर सारे के सारे लोग वीगन बन गए आज के आज, तो क्या ये सारे गाय भैंस विलुप्त नहीं हो जाएंगे? इनको कत्ल खानी भेजेंगे और क्या करेंगे फिर इनका? इसमें एक थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। पहली बात तो ये कि ये अजम्पशन कि ओवरनाइट एक ही दिन में सब एक साथ वीगन बन जाए, ये एक अजम्पशन है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। कोई भी समाज में चेंज धीरे धीरे आता है, बट मान लीजिए ये आपका जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा होता है तो थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं। अभी आज जैसा आपने कहा भारतवर्ष में 30 करोड़ मवेशी हैं, गाय बैल भैंस सब मिला के। इनकी एवरेज एज 7 साल होती है। एवरेज एज तो उनकी 20 से 25 साल होती है। आपका कहना है कि सिर्फ डेयरी की वजह से 7 साल, बिल्कुल 6 से 7, बिल्कुल। अब 30 करोड़ मवेशी, 7 साल डेयरी में उनकी उम्र, इसका मतलब हर साल 4 करोड़ मवेशी मारे जा रहे हैं और 4 करोड़ मवेशी नए आ रहे हैं ऑन एवरेज। 30 करोड़ 7 साल से डिवाइड किया इसलिए आपको वो फिगर मिला 4 साल, 4 करोड़ का। जी मान लीजिए कुछ नहीं करते हैं, 100 साल में 4 करोड़ एक साल में, तो 100 साल में 400 करोड़ मवेशी मरेंगे। वो यानी वो रोटेशन होते जाता है कि 4 करोड़ मरे, 4 करोड़ नए पैदा किए ओवर ब्रीडिंग से, जैसे इन्होंने बताया, और ऐसे 4-4 करोड़ नए जुड़ते जाते हैं, मारे जाते हैं हर साल, तो 100 साल में 400 करोड़। 400 करोड़ इतने मवेशी मर गए, हमने कुछ नहीं किया। तो दूसरा आपका ऑप्शन सब वीगन बन गए, तो हमें 30 करोड़ मवेशी का क्या करना है वो क्वेश्चन है। अब आप 140 करोड़ के देश में क्या हम 30 करोड़ मवेशियों को उनकी ये जिंदगी में पाल पोस नहीं सकते? जब तक बिल्कुल पाल सकते हैं। यदि कल के दिन सुबह उठ के सब लोग वीगन बन जाते तो एक बहुत बड़ा बदलाव उनके दिमाग में, उनके जीवन में आया होगा, उनके सोच में भी इतना बड़ा बदलाव आया होगा। और जब मेजॉरिटी वीगन बन जाती है तो सरकार भी उसके लिए कदम उठाएगी कि उन जो जानवर हैं उनके लिए हम एनिमल सेंचुरीज बना सकें, गौशाला, भैंसशाला आदि आदि, जिसमें जो दूध वाले जो दूध उद्योग में काम करते थे वो अभी इन जानवरों, क्योंकि वो भी अब वीगन बन चुके हैं, वो अब इन जानवरों की सेवा कर सकते हैं गौशाला भैंसशाला आदि में। तो इस हाइपोथेटिकल सिनारियो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी भी कोई भी बदलाव आएगा तो उसमें बहुत सारी कुर्सियां हिलेंगी, ये तो सच है। ऐसे नहीं कर सकते कि चलो ठीक है आपकी बात भी सही है, आज डेयरी में बहुत सारा क्रूरता हो रहा है तो चलो इन सारे गाय भैंसों को जैसे आपने कहा गौशाला में रख देते हैं, फिर गौशाला से अगर दूध लिया या गांव में अच्छे से रखते हैं जो आपने बताया आपके छोटे इलाके में, तो वहां का दूध में क्रूरता नहीं होता होगा, तो वो दूध नहीं चलेगा। देखिए ये तो अगेन एक और मिथ है कि गांव में से जो दूध आ रहा है उसमें क्रूरता नहीं हो रही है। यदि कोई क्या मतलब आपका? क्योंकि ये सच नहीं है, वहां भी अच्छी से अच्छी जगह बछड़े को सिर्फ दिन में 2 बार दूध पीने दिया जाता है। कोई भी माँ अपने बच्चे को हर 2-3 घंटे में दूध पिलाती है, तो बछड़ा यदि 2 बार दिन में दूध पी रहा है तो वो 8-9 घंटे भूखे रहेगा। और वहां भी नर बछड़ों का क्या, आपने कभी देखा है सड़कों पे नर भैंस घूमते हुए? मैंने तो नहीं देखे, गांव में भी नहीं देखे। तो कहां जा रहे हैं? भैंस तो नजर नहीं आता, आपका मतलब है नर गाय नजर नहीं आते? नर भैंस नगर गाय तो फिर भी आपको सड़कों पे मिल जाती है, जो दूध वालों ने ही छोड़ी हुई होती है।
चाहे वो गाय हो चाहे नर बछड़े हो। ये भैंस के केस में तो जिसकी हम बात भी नहीं करते हैं वो तो सब बूचड़खाने ही बेची जा रही है, ये सब हमको ज्ञात भी है। आपके गांव में कहीं भैंसाला है क्या? आपके गांव में जिनके यहाँ से आप दूध खरीदते हो वहां भैंसा है क्या? पड़े जो बोलते हैं, पड़े कहाँ है? तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा। कहीं से भी दूध हम खरीद रहे हैं तो वो गुलामी से ही आएगा, ये तो नियम है। इसमें एक और व्यू पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। 30 करोड़ मवेशी हैं, हर साल 4 करोड़ निकलते हैं। इंडिया में अभी जो भी लेटेस्ट फिगर्स मैंने देखे हैं उसके हिसाब से गौशाला की कैपेसिटी ऑफिशियल और अनऑफिशियल मिला के 10 लाख से कम है। 4 करोड़ मवेशी निकल रहे हैं, 10 लाख से कम कैपेसिटी है ऑफिशियल अनऑफिशियल मिला के गौशाला की। तो कितनी गौशाला बनानी पड़ेगी, सबका ध्यान, ये इम्पॉसिबल। और 4 करोड़ यानी 400 लाख, और आप कह रहे हो कि पूरे भारतवर्ष में ऑफिशियल अनऑफिशियल खाली 10 लाख गौशाला है, 10 लाख गाय, सिर्फ गाय होती है गौशाला में, सिर्फ 10 लाख गाय हैं 400 लाख के सामने कम की कैपेसिटी है, तो 10 लाख से कम है। सो हमारे एक साहब ने अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाया था, उन्होंने कहा था कि जानवरों को अगर इस्तेमाल करें तो बुरा क्या है, कुत्तों को ट्रेन कर लेते हैं, घोड़ों को भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरह से इन सब जानवरों को हम इस्तेमाल करके रख रहे हैं, बुरा क्या है इसमें? सो क्या बुराई है इसमें? जैसा कि मैंने बताया अभी पहले, किसी को बंधक बना के रखना, किसी का शोषण करना अपने फायदे के लिए, वो हिंसा ही है। हम उस जानवर की आजादी छीन रहे हैं, उसको हम पीड़ा दे रहे हैं। जब हम घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं तो उनको, उनके दांतों में भी आपने कभी देखा हो तो कैसे घोड़ों के मुंह में कांटे वाली लगाम होती है, कैसे उन्हें भूखे प्यासे गर्मी में घुमाया जाता है बोझ लाद के। उन्होंने नहीं कहा कि भैया हमें जाके तुम हमारे पर बोझ ला दो, चलो हम पूरा शहर तुम्हें घुमाएंगे। उनको हम जंगल से पकड़ के ला रहे हैं, क्रूर ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग नहीं होती है, उनका हौसला को तोड़ा जाता है कि भाई हम तुम्हें इतना मारेंगे, इतना पीड़ा देंगे कि तुम हमें, हमारी बात सुनने लग जाओगे, तुम ये भूल जाओगे कि तुम आजाद नहीं हो सकते। उसे ट्रेनिंग नाम दे दिया है। तो अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके हम उस सच्चाई को छुपा नहीं सकते। सो एक बात जो लोगों से मैंने सुना हुआ है कि लोग नाराज होते हैं कि आप लोग वीगन तो हो, आप लोग खुद तो करते हो, लेकिन दूसरों से भी जबरदस्ती करवाते हो। क्या आप लोग जबरदस्ती कराते हो लोगों से कुछ ना कुछ? मैं तो किसी घर पे जाके उसके माथे बंदूक रख के उसका दूध का गिलास नहीं छीनता और ना उसकी मांस की प्लेट छीनता। लेकिन मैं उसे ये जरूर बताता हूँ कि आप जो कर रहे हैं उससे कोई एक निर्दोष जीव एक जीवन भर की हिंसा, गुलामी, यौन शोषण भोग रहा है। आप करते हो कहीं भी जबरदस्ती करवाते हो किसी से? जैन धर्म का एक मूल कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप कभी किसी पे जबरदस्ती ना करें। अगर आप पशुओं पे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं तो आप ह्यूमंस पे कैसे जबरदस्ती करेंगे? आपको उनको अवेयरनेस देना है, फिर उनकी आत्मा उनको जो बोले वो करे। आप उनको एनकरेज करना है, आपको उनको सच्चाई बतानी है, बाकी फिर उन पे छोड़ना है। सो एक नहीं, कई बार लोग का कहना है कि ये वीगनवाद जो है, ये वीगनिज्म जो है, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। क्या कहना है आपका? फंडामेंटली वीगनिज्म का मूल सिद्धांत अहिंसा से ही मैच करता है, और अहिंसा हमारी धरती का सभी फिलॉसफीज का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हजारों सालों से हमें सिखाया जा रहा है। आपका ये बात सही है कि जो वीगन वर्ड है वो करीब 1940s में कॉइन किया है, और हाँ ये वेस्टर्न नेशंस में कॉइन किया हुआ है। पर जैसा कि नितिन जी ने कहा, अहिंसा जैनिज्म का, हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का, इनफैक्ट पूरे इंडियन कल्चर का हजारों सालों से कल्चर में रहा है और रहने भी वाला है। और आपका कहना ये था कि हालांकि ये वर्ड वीगन जो है ये शायद वेस्टर्न का होगा, लेकिन इसके पीछे, वीगनवाद के पीछे जो मूल सिद्धांत है ये इसी मिट्टी का है। बिल्कुल। सो जो आपने बताया उससे मैं ये समझ रहा हूं कि जैनिज्म में कार्य जो है, आपके एक्शन जो है, कर्म जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप तीर्थंकर हो, जिनको हम भगवान कहते हैं, तो भी कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपने पुराने भव में, पुराने जन्मों में कुछ किया है गलत, उसके कर्मा आपको भुगतने ही पड़ेंगे। आप ये समझिए कर्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर बाकी सब कुछ है। और वो कर्मा वो भी कह रहे हो अगर आपको पता है हिंसा हो रहा है और आपका साथ दे रहे हो या उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हो तब भी? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, कर रहे हो, करा रहे हो या अनुमोदना कर रहे हो। इसको कृतकार्यत अनुमोदना करके संबोधित किया गया है शास्त्रों में। इसमें मैं आचरण सूत्र से एक सूत्र पढ़ना चाहूंगा जिसका अर्थ यह है, किसी भी प्राणी यावत सत्य की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना ही बलात् उससे आज्ञा पालन कराना चाहिए,
ना उन्हें भला दास दासी आदि के रूप में पकड़कर या खरीद कर रखना चाहिए, ना उन्हें पीड़ा देना चाहिए, ना उन्हें भयभीत या हैरान करना चाहिए। यही शाश्वत, शुद्ध एवं नित्य धर्म है। अब यदि आप कोई भी डेयरी में जाके देखो, कोई भी पशु उद्योग में जाके देखो, इन सभी नियमों का उल्लंघन होता ही है। उन्हें वहां बंधन में रखा जाता है, क्योंकि हम डिसाइड करते हैं कब वो भोजन उन्हें मिलेगा, कब उन्हें पानी मिलेगा, कब वो बच्चे करेंगे, कब वो मलमूत्र कहाँ करने जा सकते हैं, हम ही डिसाइड कर रहे हैं। हम उनको हैरान कर रहे हैं, उनको बच्चों को उनसे दूर रख रहे हैं, तो बच्चे हैरान हो रहे हैं। हम उनसे जबरदस्ती आज्ञा का पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मार के, डरा के, भूखा रख के उनके ऊपर सभी तरह की हिंसाएं कर रहे हैं, उनका यौन शोषण। तो ये जो आपने पढ़ा, ये क्या था? ये आचरण सूत्र एक बहुत मतलब आगम माना जाता है। ये आपका आचरण सूत्र जो है, आचरण, ये वीगनवाद के डेफिनेशन से बहुत मिलता है। हाँ, किसी भी प्राणी को न खाएं, न इस्तेमाल करें, न उनका शोषण करें, किसी भी प्राणी को। जैनिज्म मतलब ट्रूली यदि बहुत ऑनेस्टली मैं बोलूं अभी तो अहिंसा का सबसेट है वीगनिज्म, उससे कुछ नहीं। अब करंट एप्लीकेशन में ये एक सुमन सुत्तम में सूत्र आता है, उसका मैं अर्थ सुनाता हूं। जिस प्रकार से आपको दर्द स्वीकार नहीं है, उसी प्रकार से दूसरों को भी यह स्वीकार नहीं होता। इस समानता के सिद्धांत को समझते हुए सभी के साथ पूर्ण आदर और करुणा से बर्ताव करें। यही अहिंसा है, यही वीगनवाद है, और यही वीगनवाद है, यही जैनिज्म है।